In class, we are studying chapter 3, the making of a global world. In yesterday video, I have explained globalization, Silk Route, different type of food of Europe, and about USA. And today, I am starting chapter 50. Page 56. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर द 19th सेंचुरी 1815 to 1914, यानी कि इस टॉपिक में हम 1815 से लेकर 1914 के बीच में क्या हुआ वर्ल्ड में उसके बारे में रीड करेंगे. द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी. कि जो 19th सेंचुरी में आते आते जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था. इकोनॉमिकली, पोलिटिकली, कल्चरल, टेक्नोलॉजी, हर जो सारे फैक्टर थे वो उसको अफेक्ट कर रहे थे. और वर्ल्ड में जो नई नई जो चेंजेज है वो शो हो रहे थे. इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लो विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज. इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक के 3 जो मूवमेंट है वो फ्लो है वो बताया जिसके कारण वर्ल्ड में जो इंट्रैक्शन चल रहा था. फर्स्ट द फ्लो ऑफ ट्रेड विच इन द 19th सेंचुरी रेफर्ड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स. फर्स्ट होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो कंट्री में जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था. फर्स्ट फ्लो होता है. द सेकंड इज़ द फ्लो ऑफ लेबर, जो लेबर जॉब की सर्च में या बिजनेस की सर्च में जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करते हैं वो सेकंड फ्लो होता है. द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसमें. एंड थर्ड इज़ द मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और आ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. की जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो किसी अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कैपिटल रखते पूंजी लगाते हैं, वो होता है थर्ड फ्लो. जैसे हमने इकोनॉमिक्स में जो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में रीड किया था, MNC या मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जो दूसरी कंट्री में जाकर बहुत इन्वेस्टमेंट करके अपना जो सिस्टम है वो वहाँ पर फिट करते हैं. तो ये 3 फ्लो हैं आपके इकोनॉमी के. फर्स्ट फ्लो ऑफ ट्रेड, सेकंड फ्लो ऑफ लेबर एंड थर्ड फ्लो ऑफ कैपिटल. All 3 flows were closely intervened and affected people lives more deeply now than ever before. ये तीनों फ्लो ने जो लोगों की जो लाइफ को बहुत डीपली अफेक्ट किया जितना पहले कभी नहीं किया था. द इंटरकनेक्शंस could sometimes be broken. For example, labor migration was often more restricted than goods or capital flow. Yet it helps us understand the 19th century world economy better if we look at the 3 flow together. इस पैरे में आपको ये जो 3 फ्लो है इसी का ही क्वेश्चन करना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको ये 3 फ्लो को अच्छी तरह राइट करना है. फिर अब 2.1 में वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस. इसमें कि अब हम ग्लोबलाइजेशन के कारण वर्ल्ड में जो चेंजेज है उसके बारे में रीड कर रहे हैं. तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के से अफेक्ट हुई है. गुड प्लेस टू स्टार्ट इज़ द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूरोप. ट्रेडिशनली countries liked to be self-sufficient in food. But in 19th century, Britain self-sufficiency in food meant lower living standards and social conflict. Why was this so? Means कि हर कंट्री फूड के मैटर में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है. कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता कि फूड उसे किसी अदर कंट्री से इंपोर्ट करना पड़े. लेकिन हम बात करें अब 19th सेंचुरी की, उसमें ब्रिटेन के साथ क्या हुआ फूड की सेल्फ सफिशेंटी को लेकर. देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी हैड इंक्रीज द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन. 18वीं, ये तो हम बात करें 19th की यानी 19वीं की 18वीं शताब्दी से ही ब्रिटेन की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी जिसके कारण वहाँ फूड की जो है डिमांड वो इंक्रीज़ होने लगी. एज अर्बन सेंटर्स एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्री ग्रो. जो अर्बन सेंटर है जैसे ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो भी हो रही थी, तो इसके कारण वहाँ पर जो अर्बन एरिया है वो तो एक्सपेंड हो रहा था, रूरल एरिया श्रिंक हो रहा था. जो इंडस्ट्री है वो तो इंक्रीज़ हो रही थी और एग्रीकल्चर कम हो रहा था. लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उन्हें फूड की जो कंजप्शन है कंट्री में वो भी इंक्रीज़ हो रही थी. द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वेंट अप. इसलिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी. पुशिंग अप एंड फूड ग्रेन प्राइसेस, और इसके कारण फूड के जो प्राइसेस है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई. अंडर प्रेशर्स फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स द गवर्नमेंट आल्सो रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न
क्योंकि ब्रिटेन में वीट राइस की से कॉर्न ज़्यादा खाया जाता है। कॉर्न यानी जो मक्का होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है। बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड थे और लैंड ओनर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि जो कॉर्न को हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर इतनी प्रोडक्शन होगी कि हमें बाहर से कॉर्न को इंपोर्ट ना करना पड़े। द लॉ अलोइंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वर्क कॉमनली नोन एज कॉर्न लॉ, और इसी को ही जो है वो कॉर्न लॉ कहा जाता है। अनहैप्पी विद हाई फूड प्राइसेस, इंडस्ट्रीज एंड अर्बन dwellers फोर्स द एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉ। और उसके बाद जो फूड प्राइसेस जब बढ़ गए थे तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ थे या अर्बन जो एरिया के जो पीपल थे, उन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को, जी एक जो कॉर्न लॉ है इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको अबोलिश कर दिया जाए। आफ्टर द कॉर्न लॉ वर स्क्रैप्ड, इसलिए गवर्नमेंट ने फिर उसको अबोलिश कर दिया। फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली दैन इट कुड बी प्रोड्यूस दैन द कंट्री। तो ब्रिटेन में जो खुद की जो प्रोडक्शन है वो वहाँ पर भी कॉर्न, और जो बाहर से इंपोर्ट हो गया वहाँ से वो भी कॉर्न आ गया। लेकिन उसमें क्या डिफरेंस था कि जो ब्रिटेन में जो कॉर्न था उसके प्राइस वेरे ज़्यादा हाई थे, और जो बाहर से मंगवाया गया उसके प्राइसेस कम थे। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनएबल टू compete with imports. Vast areas of land were now left uncultivated, and thousands of men and women were thrown out of work. They flocked to the cities or migrated overseas. तो जब उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जब फार्मर्स के मार्केट में उनको उसके प्राइस ही नहीं मिल रहे हैं, तो क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर जो वर्क है वो कल्टीवेशन उन्होंने बंद कर दिया, जिससे जो हज़ारों जो है वो मैन और वुमेन वो बेरोज़गार हो गए, और वो अर्बन मतलब शहरों की तरफ आने लगे, कि सिटीज़ में आने लगे, किसके लिए, जॉब को या वर्क की सर्च करने के लिए। तो ये कॉर्न लॉ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉर्न लॉ क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है एज फूड प्राइसेस फेल कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज। From the mid-19th century, faster industrial growth in Britain also led to higher इनकम्स एंड देयरफॉर मोर फूड इम्पोर्ट्स। कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण जो ब्रिटेन में इंडस्ट्री ज़्यादा लग गई, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल गया, और जो फूड है वो यानी कि जो खाने का चीज़ें हैं, सीरियल्स हैं, वो सारे उन्होंने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका and Australia, lands were cleared and food production expanded to meet the British demand। और ऑलमोस्ट जो ब्रिटिश के ही कॉलोनियल कंट्री थे, जैसे जहाँ जहाँ ब्रिटिश का जहाँ रूल चल रहा था, और भी अदर कंट्री में जैसे ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर जो लैंड थी उसको क्लियर करके ब्रिटेन की कंजप्शन को पूरा करने के लिए वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दी गई। और ब्रिटेन में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा लग गई थी, और अर्बन एरिया जो है वो एक्सपेंड हो गया था। इट वाज नॉट इनफ मर्ली टू क्लियर लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चर रीजन्स टू द पोर्ट्स। और अब जब एग्रीकल्चर के लिए लैंड को क्लियर किया गया तो वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको डेस्टिनेशन तक लाने के लिए जो रेलवे लाइन है उसको भी बनाया गया, क्योंकि रेलवे से जो फूड है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो पोर्ट पर आएंगे, यानी बंदरगाह पे आएंगे, वहाँ से फिर वो ब्रिटेन में आएंगे। न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ट, मतलब जो बंदरगाहें हैं वो बनाई गई, एंड ओल्ड वंस एक्सपेंडेड टू शिप द न्यू कार्गोज, और जो पुरानी थी उनको भी इम्प्रूव किया गया। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स टू ब्रिंग दैम अंडर कल्टीवेशन, और पीपल को भी अलग अलग कंट्री से लाकर वहाँ सेटल किया गया कि जैसे वो लैंड की कल्टीवेशन कर सके एज ए लेबर। दिस मींट बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट्स। ऑल दिस एक्टिविटीज़ इन टर्न रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर, और इन सभी एक्टिविटीज़ में किसकी रिक्वायरमेंट थी, कैपिटल की एंड लेबर की। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन, कैपिटल तो लंदन से सप्लाई हो गया। द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वाज इन शॉर्ट सप्लाई, और जो ये लेबर की जो डिमांड है, ये जो कंट्री थे ब्रिटेन के जो कॉलोनियल कंट्री थे और जहाँ पर लेबर कम थे, वहाँ से लेबर को सप्लाई किया गया। एज इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया लेड टू मोर माइग्रेशन। नियरली 50 million people emerged from immigrated from
यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन द 19th सेंचुरी। 50 मिलियन पीपल अराउंड जो है वो 19वीं शताब्दी में यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हो गए। ऑल ओवर वर्ल्ड सम 150 बिलियंस आर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम्स, क्रॉस्ड ओशन एंड वास्ट डिस्टेंसेस ओवर लैंड इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो 150 मिलियन जो पीपल है उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया और समुद्र पार करके वो बेटर फ्यूचर के लिए हज़ारों मील की दूरी डिस्टेंस को क्रॉस करके वो अदर कंट्री में चले गए काम की तलाश में। ये देखिए बच्चों, ये आपका जो है कार्टून भी दिया हुआ है कि इंग्लिश इमिग्रेंट्स वेटिंग टू बोर्ड द शिप। ये ऐसे ही लोग हैं जो शिप की वेट में बैठे हैं और ये अपना कंट्री छोड़कर अदर कंट्री में जा रहे हैं एज ए लेबर। नेक्स्ट, दस बाय 1890 अ ग्लोबल एग्रीकल्चर इकनॉमी हैड टेकन प्लेस। 1890 तक एक ग्लोबल एग्रीकल्चर जो इकनॉमी है वो बन गई, accompanied by complex changes in labor movement patterns, capital flows, ecologies and technologies. Food no longer came from a nearby village or town but from the thousands of miles away. कि अब जो फूड है, पहले तो क्या होता था कि आसपास से ही जो चीज़ें थी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाती थी, लेकिन अब तो हज़ारों मील की दूरी से जो फूड है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा। इट वाज नॉट ग्रोन बाय अ पीजेंट टिलिंग हिज ओन लैंड बट बाय एन एग्रीकल्चर worker, perhaps recently arrived, who was now working on a large farm that only a generation ago had most likely been a forest. और अभी जैसे ऊपर हमने रीड किया कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से जो लेबर है वो ले जाए गए, उन जो लैंड क्लियर की गई थी एग्रीकल्चर के लिए और जो ब्रिटेन की डिमांड को पूरा कर सके। तो अब जो फूड है वो अब इन्हीं लोगों के हाथों से जो तैयार होने लगा है, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ये लोग उसको ग्रो करने लगे। इट वाज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, बिल्ट फॉर दैट वेरी पर्पज़ एंड बाय शिप। और ये रेलवे से और शिप से के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होने लगा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, विच वर इंक्रीजिंगली मेड इन दिस डिकेड्स बाय लो पेड वर्कर्स फ्रॉम साउथर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड कैरिबियन। साउथ जो यूरोप है, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन से बहुत ही लो पेड जो वर्कर्स से ये सारे काम करवाया गया। सम ऑफ दिस ड्रामेटिक चेंज थ्रो ऑन अ स्मॉलर स्केल occurred closer home in West Punjab. Here the British Indian government built a network of irrigation canals to transform। अगर हम अपनी कंट्री में बात करें तो पंजाब में काफ़ी जो एग्रीकल्चर लैंड थी वहाँ पर लेकिन इरिगेशन की जो सोर्सेज नहीं थे, तो यहाँ एक ड्रामेटिक चेंज आया। ओक्योर्ड क्लोजर होम टू वेस्ट पंजाब। हेयर द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पर उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्क कर रही थी, बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ इरीगेशन कैनाल टू ट्रांसफॉर्म सेमी डेजर्ट वेस्ट लैंड। जो यहाँ पर जो डेजर्ट लैंड था उसमें इरीगेशन का एक नेटवर्क यानी कैनाल का एक नेटवर्क बिछाया गया, किस लिए कि जो वेस्ट लैंड है उसको फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड में चेंज किया जा सके। कुड ग्रो व्हीट एंड कॉटन, और वहाँ पर व्हीट एंड कॉटन ग्रो की जा सके फॉर एक्सपोर्ट, बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। द कैनाल कॉलोनीज एज द एरियाज इरिगेटेड बाय न्यू कैनाल्स वर सेटल्ड बाय पीजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ पंजाब और वर्ल्ड। इंडिया के दूसरे पार्ट से वहाँ पर पीजेंट्स को लाकर बसाया गया। Of course, food is merely an example. A similar story can be told for cotton. The cultivation of food expanded worldwide to feed ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स। जैसे जो दो टाइप की फूड होती है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, एक तो फूड क्रॉप और एक कमर्शियल क्रॉप। जो फूड क्रॉप में तो जो है जैसे ग्रेन है, वीट है, राइस है, जो ये सारे खाने के जो अनाज होते हैं वो आ जाते हैं। और जो कमर्शियल क्रॉप होती है उसमें आते हैं कॉटन है, रबड़ है, जिनको हम कमर्शियल पर्पस से यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है ब्रिटिश ने जो करवाया वो सिर्फ फूड के लिए नहीं करवाया, उन्होंने कमर्शियल क्रॉप का भी एग्रीकल्चर करवाया। कॉटन के लिए भी उन्होंने काफ़ी जो लेबर है वो अंगेज रखी, और रबड़ और ये सारी चीज़ें जो ब्रिटिश थे वो दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करके काफ़ी जो प्रॉफिट है वो अर्न करते थे। इंडीड सो रैपिडली डिड रीजनल स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ डेवलप दैट
बिटवीन 1820 एंड 1940, यानी कि 1820 से लेकर 1914 के बीच में एक नया जो कमोडिटीज़ को के प्रोडक्शन का जो सिस्टम है वो डेवलप हो गया। ये हमें ना पूरे यूरोप की बात रीड कर रहे हैं। Nearly 60% of this trade comprise primary product, that is agriculture products such as wheat and cotton, and minerals such as coal। और जो ये ट्रेड किया हो रहा था ब्रिटिश का 60% वो प्राइमरी प्रोडक्ट का ही हो रहा था, क्योंकि वैसे प्राइमरी प्रोडक्ट का जो इंपोर्ट है वो नहीं किया जाता, लेकिन हमारी कंट्री में उस टाइम ब्रिटिश थे और उन्होंने हमारा जो ऐसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया। नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ 2.2 रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये उसमें इकोनॉमिक्स के जो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में भी आया था, उसमें भी हमने रीड किया था कि टेक्नोलॉजी का ही ग्लोबलाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट मेजर रोल है। तो ये जब हम एंशिएंट टाइम की बात पढ़ रहे हैं तब भी टेक्नोलॉजी का रोल था ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंक्रीज़ नहीं हो सकता। वट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस? द रेलवे, स्टीमशिप, द टेलीग्राफ, कि जैसे जब रेलवे और जो भाप के जो स्टीमशिप जो चलाई गई, टेलीग्राफ, इनके कारण जो ग्लोबलाइजेशन है वो फास्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल वर इम्पोर्टेंट इन्वेंशन विदाउट विच वी कैन नॉट इमेजिन द ट्रांसपोर्ट 19th सेंचुरी। जो सबसे बड़ी जो खोज हुई जिसने 19वीं शताब्दी के वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया वो क्या था? बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वर ऑफन द रिजल्ट ऑफ लार्जर सोशल, political and economic factors. For example, colonialization stimulated new investment and improvement in transport. Faster railways, lighter wagons and larger ships helped move food from more cheaply and quickly from far away farms to final market। की ज़्यादा फास्ट रेलवे बनाई गई, लाइटर वैगन बनाए गए, लार्जर शिप बनाए गए, जहाँ पर फास्टली जो फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो वहाँ फार्म से जो उनके फाइनल मार्केट है वहाँ तक वो पहुँच सके। और जो सबसे जो टेक्नोलॉजी के कारण जो चेंज आया वो है द ट्रेड इन मीट ऑफर्स अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस। इसमें अब जो मीट का जो ट्रेड होता था उसके में जो टेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया अब ये आएगा। टिल द 1870s एनिमल्स वर शिप्ड लाइव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। कि 1870 में क्या होता था कि अमेरिका से जो जिंदा एनिमल है वो यूरोप भेजे जाते थे। वहाँ पर फिर उनको स्लोटर हाउस में ले जाकर उनका फिर जो वो मीट बनाया जाता था एंड देन स्लोटेड व्हेन दे अराइव्ड देयर। पहुँचने के बाद उनको स्लोट किया जाता। बट लाइव एनिमल्स टुक अप अ लॉट ऑफ शिप स्पेस। पर जो लाइव यानी जिंदा एनिमल है वो शिप में बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। एक सेकंड वो जो समुद्री यात्रा करते थे तो कई एनिमल उसमें मर जाते थे या कई जो बीमार हो जाते थे, फिर वो मीट उनका खाने लायक नहीं रहता था। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। मैनी आल्सो डाइड इन वॉरिस, फेल इल, लॉस्ट वेट और बिकम अनफिट टू ईट। मीट वाज हंस एन एक्सपेंसिव लग्जरी बियॉन्ड द रीच ऑफ द यूरोपियन पुअर। अब जो यूरोपियन में जो रिच पीपल थे उनको ही मीट अवेलेबल हो पाता था, तो वो जो मीट है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो यूरोप में जो पुअर पीपल है उनके लिए वो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती थी। हायर प्राइसेस इन टर्न कीप डिमांड एंड प्रोडक्शन डाउन अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ आर न्यू टेक्नोलॉजी। अब ये न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इसमें भी डेवलपमेंट हुई। वो कैसे हुई? नेमली रेफ्रिजरेटेड शिप विच इनेबल्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ परिशेबल फूड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। कि अब जो शिप थे उसमें रेफ्रिजरेटर जैसे जो फ्रिज होते हैं उनको इन्वेंशन किया गया। ये रेफ्रिजरेटर का जो इन्वेंशन हो गया तो वो जो शिप में जो रेफ्रिजरेटर लगाए गए जिसके कारण अब एनिमल की जगह मीट को ही उसमें रखकर अमेरिका से यूरोप लाया गया, जिससे कि एक तो एनिमल ज़्यादा जगह घेरते थे तो शिप अब जो मीट अब ज़्यादा एक ही टर्न में वो ज़्यादा क्वांटिटी में जो है यूरोप में आने लगा, जिससे कि वहाँ के पुअर और जो भी कोई कमोडिटीज़ होती है अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में आती है तो उसके प्राइस अफोर्डेबल हो जाते हैं कि पुअर पीपल भी उसको अफोर्ड कर सकता है। अब वो
मीट आने के कारण उसके जो प्राइसेस है वो रीज़नेबल हो गए, जिससे यूरोप के जो पुअर पीपल है जो पहले मीट अफोर्ड नहीं कर पाते थे अब भी वो भी अफोर्ड करने लगे। नाउ एनिमल्स वर स्लॉटेड फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, भाई यानी स्टार्टिंग पॉइंट में जहाँ से वो चलते थे वहीं पर उनको स्लॉट किया जाने लगा इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज फ्रोजन मीट। दिस reduced शिपिंग कोस्ट, इससे उनकी जो शिपिंग कोस्ट है वो कम हो गई एंड लोवर्ड मीट प्राइसेस इन यूरोप। द पुअर इन यूरोप कुड नाउ कंज्यूम a more varied diet to the earlier मोनोटोनी ऑफ ब्रेड एंड पटैटोज़। पहले वो लोग जो है वो मीट अफोर्ड नहीं करते थे तो ब्रेड एंड पटैटो का यूज़ करते थे। दो नोट ऑल कुड नाउ ऐड मीट, लेकिन अब उन्होंने अपने फूड में जो मीट को भी ऐड कर लिया टू देयर डाइट। बेटर लिविंग कंडीशंस प्रमोटेड अ सोशल पीस विद इन द कंट्री एंड सपोर्ट फॉर इम्पीरियलिज्म अब्रोड। नेक्स्ट टॉपिक है 2.3 लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। अब इसमें आएगा बच्चों आपका कॉलोनियलिज्म के कारण कि साउथ अफ्रीका में किस तरह से ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका को अपना कॉलोनियल कंट्री बनाया, किस तरह से उन्होंने वहाँ के लोगों को अपने कंट्रोल में लिया। ये बच्चों हम कल के वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लिसन करने के बाद ये जो पेजेस है वो भी ज़रूर रीड करें, तभी आपको ये समझ आएगा। और उसके बाद जो ये इसके क्वेश्चन है इसमें से उनके आंसर फाइंड आउट करें, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।